तो अब हम करेंगे आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। बेसिकली आर्टिकल 20 हमें सर्टन कन्विक्शन फॉर सर्टन ऑफेंसेस से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, हमारी बेसिकली लिबर्टी को ही प्रोटेक्ट करता है। सो इसके दो पार्ट्स हैं. वन इज एन एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ एंड द सेकेंड इज डबल जियोपार्डी. डबल जियोपार्डी आपने सुना होगा, इट्स अ वेरी कॉमन कंसेप्ट. डबल जियोपार्डी का मतलब है कि अगर नो पर्सन बेसिकली शैल बी पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस. मतलब अगर आपने बेसिकली इट टॉक्स अबाउट सेम ऑफेंस के लिए दूसरी बार आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी. फर्स्ट पार्ट इसका बात करते हैं एक्सपोज फैक्टो लॉ. बेसिकली अगर एक एग्जांपल से समझते हैं, सिंस अगर कोई एक्ट आया है 2020 में, तो और उसमें सपोज लेट्स टॉक अबाउट साइबर लॉ ओनली. साइबर लॉ काफ़ी टाइम बाद आया है, तो अगर इसके पहले आपने कोई साइबर से रिलेटेड ऑफेंस कमिट किया हो तो उसकी पनिशमेंट आपको जो नया साइबर लॉ आ गया वो नहीं देगा. उस समय जो आईपीसी वगैरह एग्जिस्ट कर रहे थे, अगर उसमें ऐसी कोई पनिशमेंट प्रिस्क्राइब होगी तो आपको वहां से ही पनिशमेंट मिलेगी. जो नया लॉ है दैट विल ओनली हैव अ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, नो रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट. सो सपोज एक नया लॉ आ गया और आपने पहले कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो ऑफेंस उस नए लॉ में इंक्लूड होता है, आपको अपने पहले वाले ऑफेंस के लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगी. बाद में करोगे तो ऑफ कोर्स मिलेगी, बट पहले कर लिया है पर लॉ बाद में आया है तो आपको उसकी पनिशमेंट नहीं मिलेगी. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट वाज डबल जियोपार्डी. थर्ड पार्ट बात करता है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. मतलब आप अपने अगेंस्ट विटनेस, आपको अपने अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए कोई कंपेल नहीं कर सकता. बेसिकली अपने अगेंस्ट विटनेस बनना मतलब बेसिकली लाइक कन्फेसिंग समथिंग, राइट. सो अब सिंस एक एक पार्ट से पढ़ लेते हैं. बेसिकली एक्सपोज फैक्टो लॉ. क्रिमिनल लॉ शुड नॉट हैव अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. मतलब जो मैंने आपको बताया कि जो लॉ न्यू है उसमें जो ऑफेंसेस थे उनकी पनिशमेंट प्रोस्पेक्टिवली फॉलो की जाएगी, रेट्रोस्पेक्टिवली फॉलो नहीं की जाएगी. डबल जियोपार्डी. पर्सन मस्ट बी, बेसिकली इसके एसेंशियल्स है. पर्सन मस्ट बी अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस. proceedings must have taken place before a court. Person must have been prosecuted and punished for the previous offense. The offense must be the same for which he was prosecuted and punished. Basically ये किसकी बात करता है? डबल जियोपार्डी. आपने सेम ऑफेंस किया है, प्रोसीडिंग्स आपकी हो चुकी हैं कोर्ट के पहले, कोर्ट ने आपको पनिश भी कर दिया है, एंड अब जो नया ऑफेंस है वो भी सेम है, तो आपको सेम ऑफेंस के लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगी. बट अब ये जो प्रोसीडिंग्स हैं दीज कैन नॉट बी डिपार्टमेंटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव. सो डिपार्टमेंटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स हैव बीन treated as an exception to this section. Now prohibition against self incrimination. MP Sharma versus Satish Chandra, it explains the scope of Article 20. It's an important case law. Person must be accused of an offense. It's a protection against the compulsion to be a witness and giving evidence against yourself basically. So basically self incrimination बहुत फेमस है. इसको सेल्फ इंक्रिमिनेशन से भी फेमस है, 20 क्लॉज 3 से भी फेमस है ये आर्टिकल, कि आप अपने अगेंस्ट विटनेस नहीं बन सकते एंड नोबडी कैन फोर्स यू टू डू दिस. नाउ अगेन अ वेरी टू वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉज. ये आर्टिकल जो है इसका जो फर्स्ट सेकेंड पार्ट ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, बट जो 20 क्लॉज 3 है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सो प्लीज स्टडी ऑल द केसेस वेरी नाइसली. स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू. इट्स अ वेरी 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 लैंडमार्क जजमेंट. ये जजमेंट आप एविडेंस में भी बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे. दिस आर्टिकल विल नॉट बी अट्रैक्टेड वाइल सीजर मेड अंडर अ सर्च वारंट, कंपल्सरी टेकिंग अ फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट एक्सेट्रा. सो बेसिकली एविडेंस एक्ट में बेसिकली क्या होता है, ऑफकोर्स एविडेंसेस लिए जाते हैं, सीजर्स होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, सर्च होता है, फिंगरप्रिंट्स, हैंडप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स ले जाते हैं. ऑल दोज विच आर अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस do not violate Article 20 Clause 3.
Okay, now Nandini Satpathy, it's again a very landmark case law. Protection given under this section is also extended to police investigation, not only at trial stage. मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे भी एक्सटेंडेड रहेगी है। जब पुलिस आपको इन्वेस्टिगेट कर रही है, accused has right to silence if the questions are of such nature which would expose him to guilt. Evidence में भी ये बात की जाती है कि कोई भी ऐसा question which can expose, which जिसका answer can expose you to acceptance of your guilt, वो आप compel नहीं किए जा सकते देने के लिए. However, he is bound to answer when there is no tendency to criminate the person. Criminate means prosecute the person basically. Again another case law, यूसुफ अली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. एंड ऑल्सो जो नंदिनी सतपथी वाला केस था, उसके अलावा आप एक और चीज समझेगा, डीएनए ब्रेन मैपिंग एंड नार्को एनालिसिस इफ डन विथ द कंसेंट ऑफ अ पर्सन, तो वो वायलेट नहीं करते हैं. अगर ऑफकोर्स फोर्सफुली कर रहे हो आप, तो ऑफकोर्स दैट विल वायलेट आर्टिकल 20 clause 3. Okay, Yusuf Ali versus State of Maharashtra, tape recorded statement made by the accused, though without any force, was held to be admissible evidence. And basically ये बात करता है कि of course कोई भी, अगर हम overall देखें, कोई भी ऐसी statement which is not criminating you, which is not exposing you to a liability, legal penalty or legal liability, वो स्टेटमेंट तब तक उसके दायरे में रहती है. हाँ, अगर दैट टेंड्स टू क्रिमिनेट यू, देन ऑफ कोर्स इट वायलेट्स आर्टिकल 20 clause 3. नाउ आर्टिकल 21, द मोस्ट important article of our constitution, protection of life and personal liberty. नाउ इस आर्टिकल पे काफ़ी सारे दो इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं, AK गोपालन, मनिका गांधी. नाउ बेसिकली इट मतलब इसका जो स्टेटमेंट है एक लाइन का ही है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. बेसिकली यहीं पे इसके दो केस लॉज आ गए थे, AK गोपालन, मनिका गांधी. AK गोपालन में बेसिकली आई जस्ट राइट दोस, AK गोपालन एंड मनिका गांधी. तो AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास ऑफ कोर्स, और मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. AK गोपालन केस में बोला गया था कि जो बेसिकली देयर आर टू थिंग्स, वन इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड द अदर इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. तो AK गोपालन केस स्टिक्ड टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, वेराज मनिका गांधी ने इसको भी इंक्लूड किया. ये इंग्लिश लॉ का कॉन्सेप्ट है, बट अब इसको हम एक्सप्रेसली नहीं बोलते ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, बट हमने इसको एक्सेप्ट करके रखा है. सो लेट्स मूव ऑन टू ऑफ कोर्स द केस लॉ. राइट, अब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, लाइक जैसे कि first let's move on to its parts and then we'll go back to the procedure established and the due process of law. Okay, a person can be deprived of his life and personal liberty if the two conditions are complied with. There must be a law, there must be a procedure prescribing that the procedure is just, fair and reasonable. So basically आप like let's explain this through an example like death penalty. Death penalty को challenge किया गया था कि it of course violates article 21 because आपकी personal liberty कोई छीन रहा है, but ज़रूरी नहीं है because it's a law. अगर proper law है तो death penalty is not violative of constitution and there must be a procedure prescribing that the procedure is just, fair and reasonable. And one more important thing, this article applies to citizens plus non-citizens both. Now let's move on to the procedure established by law and the due process of law. तो procedure बात करता है, let's just write it here. Procedure बात करता है procedure as the term suggest कि क्या procedure fair है कि नहीं.
whether the procedure is fair or not. अगर नहीं है तो उसको अलग कर देंगे, अगर है तो उसको मान लिया जाएगा. Whereas due process of law, instead of following the procedure, due process basically focuses on other elements like fairness, justness, reasonableness, like principles of natural justice, जो कि ये इंक्लूड नहीं करता है. राइट. एंड ए.के. गोपालन केस में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को ऑफ कोर्स अपहेल किया गया था. मनेका गांधी में इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया था. A.K. Gopalan case में of course he was a communist leader. A.K. Gopalan, he was detained of course under the Preventive Detention Act जो चैलेंज किया गया था. एंड बट इस केस में ऑफ कोर्स लाइफ एंड लिबर्टी को बहुत ही नैरो सेंस में डिफाइन किया गया था. मनेका गांधी केस में एक और बात बोली गई थी कि लाइफ डज नॉट मियरली मीन फिजिकल एग्जिस्टेंस, बट इट मीन्स something more than that. That means it means a good livelihood, fair conditions of living, good conditions of living, and all the मतलब उसको एकदम वाइडेस्ट सेंस में इंटरप्रेट किया गया था मनेका गांधी केस में. तो अगर आपसे कोई बेसिकली पूछे कि बेसिकली अगर हम एक सिंपल टर्म्स में बात करें, आर्टिकल 21 दो केस लॉस में कवर अप होएगा, उसके बाद इंटरप्रिटेशंस फॉलोड है. प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, अगर प्रोसीजर सही है तो लॉ वैलिड है, अगर प्रोसीजर गलत है तो लॉ इनवैलिड है. बट ड्यू प्रोसेस में प्रोसीजर का जस्टिस, फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस भी देखी जाएगी. एंड मनेका गांधी केस में ऑफ कोर्स आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी को वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड में कंसिडर किया गया था. अगेन वन मोर केस लॉ, Maneka Gandhi, as I said, expression personal liberty has to be understood in the widest of its amplitude, right? Now, and it guaranteed right only, not only against arbitrary action of executive, but also मतलब basically arbitrary action of legislative, executive, कुछ भी हो गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गन अगर वो arbitrary है तो that will violate article 21. Similar thing was held in Kharak Singh versus State of UP. Article 21, life means something more than mere animal existence and covers all those rights by which life can be enjoyed, not lived but enjoyed. Right. मनेका गांधी केस में as we know उनका पासपोर्ट सीज कर लिया गया था without giving her a reasonable opportunity to say something in her behalf. So of course it was held that this was a breach of the article 21. अब तो आर्टिकल 21 में A.K. गोपालन, मनेका गांधी, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड, ड्यू प्रोसेस, A.K. गोपालन में आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ ओनली द एग्जीक्यूटिव, बट इसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, सारे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एक्शंस के अगेंस्ट आप आर्टिकल 21 इन्वोक कर सकते हो. एंड A.K. गोपालन में नैरो सेंस था आर्टिकल 21 का था, एंड मनेका गांधी में अ वेरी it has to be understood in a very wide amplitude. अब article 14, 19 and 21 are known as the golden triangle. Basically again मनेका गांधी केस में भी यही बोला गया था. Article 21 and 19 are very well connected, and any law passed under Article 21 must fulfill the test of Article 14 as well as the test of reasonableness. मतलब basically कोई भी law जो पास किया गया है वो इन तीनों टेस्ट को पास होके निकला होगा. मतलब ना तो वो आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहा है, ना तो वो 14 को वायलेट कर रहा है, ना तो वो 19 को वायलेट कर रहा है. अगर कर रहा है दैट मीन्स, क्योंकि ये तीनों इतने इंटरकनेक्टेड है, 14 इक्वालिटी, 19 फ्रीडम, 21 लाइफ, ये तीनों इतने इंटरकनेक्टेड है कि इन्हें वायलेट करना इज समथिंग लाइक वायलेटिंग ऑल द 3 आर्टिकल्स, अगर किसी एक को भी आप वायलेट कर रहे हो तो. दिस वाज अबाउट आर्टिकल 21.